हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 237 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 18 में डिफाइंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं दो चार बेसिक चीजें बता देना चाह रहा हूं। आप लोग चाहे तो अपना बैरक ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे कोड में चार प्रकार के ट्रायल को डिफाइन किया जाता है। पहला सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल, तीसरा समन ट्रायल और चौथा समरी ट्रायल। तो चारों प्रकार के ट्रायल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हेडिंग पढ़ा था। और मैंने लेकिन उस समय ये नहीं बताया था कि जो वारंट ट्रायल है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, और एक है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। और दोनों में फर्क क्या है? जो वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट है वो कब फिल्म में आता है? जैसे कि वो उसका प्रोसेस तब होता है जब हम एफआईआर से कोई भी मामला को शुरू करते हैं। जैसे 154 में एफआईआर लिखवाते हैं, तो जब उसका ट्रायल होता है उसके लिए होता है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। जो कि अगर हम सेक्शन की बात करें तो उसके बारे में हम लोग 238 से लेके 243 में पढ़ेंगे और 248 में पढ़ेंगे। एक है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग कंप्लेन करते हैं अंडर सेक्शन 200 में, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट पे नहीं है, ये कंप्लेन के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास जो हम कंप्लेन करते हैं उसके बाद का जो ट्रायल का प्रोसेस है वो 244 से लेके 247 में बताया गया है। तो दो चीज समझ में आ गया, एक केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट और एक है केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का ट्रायल होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन 237 जो बताया प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लॉज 2। हाँ, 237 को प्रोसीड करने से पहले हम लोग एक बेसिक चीज उसको नहीं बोलेंगे 199 2 के बारे में जो 237 में बताया है। तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हम 199 2 को समझे, उसके बाद ही इसको प्रोसीड करें। तो चलिए 199 के सब सेक्शन 2 को पढ़ते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी केस को संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि उसके पास 209 के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी केस को कमिट करके ना भेजे। अब खुद से वो संज्ञान नहीं ले सकता है। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो मजिस्ट्रेट जिसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्टली केस का संज्ञान ले सकते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिफामेशन का मामला। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे आईपीसी के चैप्टर 21 में सेक्शन 499 से लेकर 502 तक डिफामेशन के बारे में बताया है। तो डिफामेशन का मामला अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के विरुद्ध, वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध, गवर्नर के विरुद्ध, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी के विरुद्ध, मिनिस्टर ऑफ यूटी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन के विरुद्ध, कोई भी पब्लिक सर्वेंट वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी के विरुद्ध, कोई भी व्यक्ति अगर डिफामेशन करता है, इन सबके विरुद्ध अगर डिफामेशन करता है, तो उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के राइटिंग एप्लीकेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर राइटिंग एप्लीकेशन देगा कोर्ट ऑफ सेशन को, और उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट केस का संज्ञान लेगा बिना कमिटल प्रोसीडिंग के। बिना मजिस्ट्रेट जो कमिटल प्रोसीडिंग करती है उसके बिना डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राइटिंग में एप्लीकेशन भेजा है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किस केस में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है, डिफामेशन के केस में। और भी केस हो सकते हैं लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मुख्यतः ये जानिए कि डिफामेशन के केस में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो चलिए 199 का जो 2 है हमने पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं 237 को आप बैरक कर लीजिए, थोड़ा बहुत बैरक को रीड करेंगे और उसके बाद समझेंगे तो मजा आ जाएगा पूरा। मजे में पढ़ा करो भैया, मजे में पढ़ा करो, तभी मजा आएगा। अब है 237 कहां? हाँ, प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 का 2।
तो 199 में हमने पढ़ लिया कि क्या बताया गया है डिफामेशन के मामले में। तो कह रहा कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 shall try the case according with the procedure of a trial of a warrant case instituted otherwise than on police report before court of magistrate। तो जैसे कि वारंट केस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का जो प्रक्रिया मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेते हैं, वही प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन भी वही प्रक्रिया फॉलो करेगी। मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन भी जो है सेक्शन 244 से लेके 247 तक का जो प्रोसीजर है वो इस मामले में लेगी। ठीक है, तो पहले में यही कहा जा रहा है। इसके प्रोवाइडेड में कहा जा रहा है that the person against whom the offense is to have been committed shall, unless the court of session for the reasons to be recorded otherwise direct, be examined as a witness for the prosecution। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिसके खिलाफ केस हुआ है, जिसके विरुद्ध केस हुआ है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सबके विरुद्ध जो केस हुआ है, अगेंस्ट केस किसी व्यक्ति ने कमिट किया है, तो इन व्यक्तियों का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपने विटनेस, जैसे अपने विटनेस का एग्जामिन करती है, प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में इनको एग्जामिन किया जाएगा एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। हाँ, अनलेस और अदरवाइज जो है कोर्ट डायरेक्ट करती है। मतलब 2 में है 237 के सब क्लॉज 2 में है एवरी ट्रायल एंड दिस सेक्शन बी हेल्ड इन कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक फिट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि या तो पार्टी चाहे तो या तो कोर्ट खुद चाहे तो, अगर दोनों की सहमति, पार्टी की सहमति हो, नहीं तो कोर्ट को खुद ऐसा लगता है तो इस केस का जो जितनी भी सुनवाई है वो इन कैमरा कर सकती है, वो इन कैमरा कर सकती है। इन कैमरा का मतलब कि अंडरग्राउंड का मतलब यह है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं करेगी। हो सकता है उसको एक चैम्बर में, अपने चैम्बर में करे, वहां पे लिमिटेड लोग प्रेजेंट होंगे, या तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट होगा एक स्टेट की तरफ से और एक एप्लीकेंट की तरफ से, सॉरी मतलब दोनों पक्ष के एडवोकेट प्रेजेंट रहेंगे बस। मतलब कि ना के बराबर व्यक्ति वहां पे होगा और वो खुले में ओपन कोर्ट में नहीं किया जाएगा। इन कैमरा का मतलब ये होता है। और थर्ड में है, इसको भाई इतना लंबा चौड़ा है, आप खुद पढ़ लेना। इसके 3 में कह रहा है कि सपोज करिए सारा मामला कोर्ट के सामने आ गया, तो कोर्ट को ये लगता है कि एक्यूज के खिलाफ जो केस है बेबुनियाद है, कोई भी केस एक्यूज के खिलाफ नहीं बन रहा है, तो एक्यूज को एक्यूट और डिस्चार्ज दोनों में से कुछ भी एक्यूट कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। जब कोई मामला नहीं बन रहा हो तो एक्यूट कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। और साथ साथ जिसके विरुद्ध केसेस आया गया था, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया था प्रेसिडेंट से लेके मिनिस्टर तक जितने भी लोग थे, इनको ये कह सकती है कि आप जो है एक्यूज्ड को कंपनसेशन दे। अगर आप नहीं देते हैं तो उसका कारण बताइए। मतलब कुल मिला के एक्यूज्ड के खिलाफ ये जो झूठा केस आ गया, तो झूठे केस की वजह से एक्यूज्ड को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा कोर्ट बता सकता है। अगर आप कंपनसेशन नहीं देंगे तो आप उसका रीजन बताइए। लेकिन कंपनसेशन देने के लिए प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकता है, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इनको नहीं बोल सकता है। मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट को बोल सकते हैं, लेकिन इनको नहीं बोला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ कंपनसेशन की बात की जा रही है कि एक्यूज्ड को कंपनसेशन देना है और नहीं देना है तो उसका कारण बताइए। तीसरे में और 4 क्या कहता है देखते हैं। चौथे में ये कहा जा रहा है कि एक्यूट तो कर दिया गया एक्यूज को, कंपनसेशन के लिए बता भी दिया क्यों नहीं दोगे। इसमें कंपनसेशन का अमाउंट कह रहा है कि 1000 से ज्यादा का कंपनसेशन का अमाउंट नहीं होगा। बस इस सबसेक्शन 4 में सिर्फ इतना ही कि 1000 अमाउंट बता रहा, नॉट एक्सीडिंग 1000, याद रखिएगा। बस 1000 से ज्यादा कंपनसेशन के लिए नहीं बोला जा सकता। इसके 5 में कहा जा रहा है कि कंपनसेशन जो अवार्ड किया जा रहा है एक्यूज को, उसको ऐसा जो कंपनसेशन है जो एक्यूज को दिया जा रहा है, किसके द्वारा, जिसने झूठा आरोप किया है, आरोप लगाया है, किसको, एक्यूज को। तो उसको ये कहा जाएगा
वो इस तरीके से रिकवर किया जाएगा जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब ने फाइन इम्पोज किया है। 1,000 का फाइन मजिस्ट्रेट साहब ने इम्पोज किया है, इस तरीके से उसको रिकवर किया जाएगा एज अ फाइन। बस इतना कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 6 में कह रहा है नो पर्सन हु हैव डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 शैल बाय द रीजंस ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल सिविल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट। देखो, सपोज करिए एक्यूज को 1,000 रुपए के लिए कंपनसेशन मिल गया या अवार्ड कर दिया गया कि चलो भैया आपको जो है कंपनसेशन दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूज उनपे सिविल या क्रिमिनल केस नहीं ठोक सकता। आप एक्यूज को कंपनसेशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल या सिविल केस उस पर नहीं डाल सकता। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुई हो किसी भी फैक्ट को लेके उस केस से रिलेटेड, एक्यूज चाहे तो उस पर सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी थोप सकता है। और जो इस केस में जो लोग है ये नहीं कहेंगे कि भैया मैंने 1,000 दे दिया है तो मैं फ्री हो गया सिविल लायबिलिटी से और क्रिमिनल लायबिलिटी से, ऐसा नहीं है। इसके प्रोवाइडेड में है दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट अवॉर्ड। देखो, इसमें यह कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी, इन फ्यूचर अगर सिविल मामला एक्यूज जो है कर देता है तो जो 1,000 का जो अमाउंट दिया गया है उसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब इन फ्यूचर जो केस सिविल होगा उसमें इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि जो 1,000 रुपया है या नॉट एक्सीडिंग 1,000, ये जो है एक्यूज के पास एक्यूज को मिल चुका है, ये अवॉर्ड कर दिया जा चुका है। 237 के 7 में ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कंपनसेशन देने के लिए कहा जा रहा है उसके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सके। हर एक केस में जैसे कि अपील के लिए राइट होता है, हर एक व्यक्ति का राइट है कि वो अपर कोर्ट में जाके अपील कर सके, सेम उसी प्रकार इसमें एक राइट दिया गया है कि अगर चाहो, आप चाहे तो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगेंस्ट ये कंपनसेशन। अब 1,000 के लिए कौन कंपनसेशन के लिए अपील करने जाएगा वो अलग मैटर है। 8 में कहा जा रहा है व्हेन एन ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन टू द एक्यूज इज मेड द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउ फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील एज। देखो, जैसे कि आपके पास 7 में राइट आ जाता है अपील करने का, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो कि भैया हमसे 1,000 कंपनसेशन के लिए बोला गया है, ऐसा करके आप अपील कर सकते हो। तो जब तक कि आपके पास लिमिटेशन पीरियड दिया जाता है जो लिमिटेशन एक्ट में, कि आपको सपोज करो किसी केस में 6 महीना लिमिटेशन पीरियड गया, किसी में 3 महीने की लिमिटेशन दी गई कि आप इस पीरियड के अंदर आप अपील कर सकते हो। तो जब तक कि आपके पास अपील का टाइम है, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। अपील का टाइम बीत गया उसके बाद तो देना पड़ेगा। अब जब तक अपील का समय आपके पास बचा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उस पीरियड में आप उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं लेकिन आपको छूट मिलेगा कि आप ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि इस समय आपका अपील का समय है, अपील का टाइम पीरियड चल रहा है 2 महीना 3 महीना 6 महीना, वो अलग अलग केस का अलग अलग है। और अगर आपने अपील कर दिया है तो तब तक, जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, तब तक भी आपको छूट मिलेगा, तब तक आप पे मत करिए पेमेंट, ऐसा कहा जा रहा है। तो बात खत्म हो गई। 199 का 2 पढ़ा लिया हमने, पढ़ लिया, समझ लिया। पढ़ा क्या यार, मैं थोड़ी पढ़ा पाऊंगा, मैं तो खुद स्टूडेंट हूं, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हूं भाई। तो हम लोगों ने 199 का 2 भी समझ लिया है, आपके साथ साथ मेरा भी फायदा होता है, मैं भी समझ लेता हूं अच्छे से। और 237 भी पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इन फ्यूचर हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी हम सीआरपीसी आईपीसी पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी एविडेंस पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्लास आएगी, और एपीओ स्टूडेंट के लिए मैं पुलिस एक्ट पे और पुलिस रेगुलेशंस पे भी लेक्चर लाने वाला हूं जैसे। लेकिन आप लोग अगर पसंद करेंगे तभी लाऊंगा, नहीं पसंद करेंगे तो घर बैठ जाऊंगा भाई अपने आप। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।